अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को आप बखूबी समझते होंगे और जानते होंगे। जब आप किसी सब्जेक्ट को तैयार करते हो तो सब्जेक्ट को तैयार करते समय आप इस बात को ध्यान रखते हो कि इसका बेहतर तैयारी डायनेमिक अप्रोच के साथ हो सकता है। तो उसी तरह से आप करंट अफेयर का जो तैयारी है वो आपका स्टैटिक अप्रोच के साथ में होना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को आप बखूबी समझते होंगे और जानते होंगे। और अगर नहीं जानते या फिर नहीं समझते तो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हर एक एग्जाम में आज के समय पर 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन पेपर में इजिली समझ आएगा कि यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इनडायरेक्टली का मतलब यह हुआ कि ऊपर से आपको लगेगा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और होता भी है, लेकिन अगर आप पूरे साल भर बेहतर तरीके से करंट अफेयर को अगर प्रिपेयर किए हों तब आपको पता चलेगा कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यानी कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उससे भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया है। तो इसीलिए अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते। और लास्ट के 1-2 महीने में अगर आप सोचोगे कि करंट अफेयर का प्रिपरेशन हो जाए तो ये संभव है ही नहीं। बेहतर स्कोर करने के लिए करंट अफेयर को आपको पूरे साल भर पढ़ना होगा। जब आप किसी सब्जेक्ट को तैयार करते हो तो सब्जेक्ट को तैयार करते समय आप इस बात को ध्यान रखते हो कि इसका बेहतर तैयारी डायनेमिक अप्रोच के साथ हो सकता है। तो उसी तरह से आप करंट अफेयर का जो तैयारी है वो आपका स्टैटिक अप्रोच के साथ में होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप एक सब्जेक्ट को डायनेमिक अप्रोच के साथ में तैयार करते हैं उसी तरह से करंट अफेयर को आप स्टैटिक अप्रोच के साथ में तैयार करें। और इसके लिए कंपटीशन कम्युनिटी अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम लेकर आ रहा है जो ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कराएगा बल्कि साथ में सब्जेक्ट को भी लेकर चलेगा। तो अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम से जरूर जुड़े। प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। प्रत्येक सोमवार शाम को 7 बजे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक पोखराज सर लेकर आएंगे। यानी कि करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। और प्रत्येक बुधवार को शाम को 7 बजे नेशनल इंटरनेशनल साइंस एंड टेक प्लस एनवायरमेंट विथ स्टैटिक, यानी कि यहां भी सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा या फिर करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट के साथ मिलाकर पढ़ाया जाएगा और ये हेमंत सर डील करेंगे। और प्रत्येक गुरुवार को यानी कि थर्सडे को नेशनल इंटरनेशनल जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे शाम को 7 बजे निखत मैम आपके साथ डील करेंगे विथ स्टैटिक, यानी कि वो भी करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाएंगे। और प्रत्येक शुक्रवार को शाम को 7 बजे नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इवेंट्स के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके आकाश सर आपके साथ डील करेंगे। और शनिवार और रविवार का दिन होगा रिवीजन का, यानी कि पूरे साल भर में जितने भी घटनाक्रम है या फिर इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच जाते हैं उसे हम MCQs फॉर्मेट में डील करेंगे। तो कुछ इस तरह से होगा रिवीजन। शनिवार शाम 7 बजे नेशनल इंटरनेशनल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब MCQ बेस्ड पे हम डील करेंगे और उसे मैं लेकर आऊंगा। और प्रत्येक रविवार को छत्तीसगढ़ करंट अफेयर डील करेंगे MCQs के साथ में, यानी कि पूरे हफ्ते भर में। तो ये अगर पूरे हफ्ते में देखोगे तो 6 से 7 वीडियोस आपको करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप बेहतर रणनीति के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप बेहतर रणनीति के साथ पूरे साल भर हमसे जुड़ना चाहते हैं, पूरे साल भर हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 25 में से 25 सही करके आएंगे अगर आप प्रॉपर हमें फॉलो करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर ले। यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या नोटिफिकेशन है यहाँ अवेलेबल कराया जाता है। साथ में कंपटीशन कम्युनिटी के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें इसी QR कोड को स्कैन करके, ताकि आप कंपटीशन कम्युनिटी से अपडेटेड रहें। अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए या फिर जो भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसे भी आप लोग डाउनलोड ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहिए। और फिर से एक बार कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल में।
आशा करता हूं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा और आप लोग मेंस के प्रिपरेशन में जुड़ गए होंगे। और जो बच्चे मेंस के प्रिपरेशन में जुड़ गए हैं, आपके लिए बहुत ही खास कोर्स यहां पर आ गया है, सीजीपीएससी मेंस कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में है, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है। ठीक है, तो इसमें अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिटेल के लिए आप यहां पर इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भी आप यहां पर हमसे बात कर सकते हैं। बात करूं मैं अपने सब्जेक्ट की, तो मैं आपके साथ यहां पर पेपर 4 भाग 2 यानी कि मैथमेटिक्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसमें कि सारे टॉपिक्स जो भी मैंने यहां पर डील किया है, इसमें मैंने संक्षिप्त में आप लोग को कॉन्सेप्ट भी बताया है और साथ में उत्तर लेखन कैसे करना है, 2 मार्क के सवाल में, 4 मार्क के सवाल में या 8 मार्क के सवाल में, सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है। एक डेमो वीडियो यहां पर अभी हम देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से सब्जेक्ट को डील किया है। रेशियो प्रोपोर्शन एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं यहां पर इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, बात करें अनुपात समानुपात की, तो आपके एग्जाम में इससे 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन और 8 मार्क का क्वेश्चन भी देखने को मिला है। और साथ में जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, जो कि आपके 10-10 मार्क्स के सवाल होते हैं, इसमें कभी कभी 4 कभी कभी 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो इन 4 से 5 सवाल में 1-2 सवाल जो है वो रेशियो से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रेशियो, जिसमें आपका वेटेज है एग्जाम में, अच्छा खासा वेटेज है। तो इस पार्ट को अच्छे से देखिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले समझते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज, यानी कभी भी 2 कंपैरिजन, यानी कि 2 क्वांटिटी का तुलना हो रही है तो उसे हम रेशियो कहते हैं। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ए और यहां पर कोलन बी। इसका मतलब होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो ए अनुपात बी, इंग्लिश में कहते हैं ए रेशियो बी। ठीक, इसका मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय बी, कि हम यहां पर इसको भाग कर रहे हैं। और जब भी हम किसी चीज को भाग करते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि इसमें मैं अगर एक कांस्टेंट ले लूं और के से ऊपर नीचे गुणा करूं तो यहां पर वैल्यू चेंज नहीं होता। साथ में आप ये भी जानते हैं, अगर मैं इस कांस्टेंट के से इसको डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे तो भी वैल्यू चेंज नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि किसी रेशियो में अगर आप कोई फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों साइड डिवाइड करिए, तो उससे रेशियो जो है ओवरऑल कभी चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर है बातें। अब देखिए, यहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए अनुपात बी आपको दिया है, यह आपको दिया है 2:3, तो इस या 2:3 दिया है। इसका मतलब यह होता है कि a बाय बी जो है ये 2/3 है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, b को यहां भेज के 2 को यहां भेजकर, कि a/2 जो है ये बराबर b/3 है। ठीक, एक होता है भाई रेशियो के क्वेश्चंस को के मेथड से सॉल्व करना। के मेथड यानी के मेथड से जब हम इस रेशियोस को सॉल्व करते हैं, उस केस में क्या होता है कि ये वाला जो रेशियो है इसको हम ले लेते हैं के। ऐसे केस में a का मान हो जाएगा 2k और b का मान क्या हो जाएगा 3k। अब यहां से आप a और b का मान 2k और 3k लेकर जो भी वैल्यू दिया है वहां पर आप इसको सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और समझते हैं यहां पर कुछ और चीजों को। जैसे कि अगर आप यहां पर अब 2 रेशियोस को यदि कंपेयर कर रहे हैं, 2 रेशियोस को यदि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम यहां पर पूछें कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके लिए आपको यह समझना होगा कि अगर a अनुपात b, ठीक है, c अनुपात d, 2 अलग अलग रेशियो है। एक रेशियो a अनुपात b, दूसरा है c अनुपात d। ठीक है, यदि a अनुपात b और c अनुपात d 2 अलग अलग अनुपात है, तो आपको समझना है कि a अनुपात b अगर बड़ा है c अनुपात d से, तो इसका मतलब ये होता है a बाय b इज ग्रेटर देन c बाय d। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि d को यहां भेज दें, b को यहां भेज दें, तो d यहां आएगा तो ad ग्रेटर देन bc हो जाएगा। क्लियर। साथ में यहां से आप दूसरी बात को देखेंगे कि यदि दिया हुआ a अनुपात b जो है ये छोटा है c अनुपात d से, तो a बाय b जो होगा ये भी छोटा हो जाएगा c अनुपात d से। इससे आप क्या कर सकते हैं, b को यहां भेज सकते हैं, d को यहां भेज सकते हैं, तो ad जो है ये छोटा हो जाएगा bc से। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। थर्ड वाला, अगर ये दोनों रेशियो बराबर है, a अनुपात b बराबर c अनुपात d है, तो a बाय b जो है ये बराबर हो जाएगा c बाय d के। d को यहां पर b को यहां पर भेजकर आप लिख सकते हैं कि ad बराबर bc है। ठीक, तो कंपैरिजन अगर कभी भी करना है रेशियो के ऊपर, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा रेशियो बड़ा कौन सा छोटा, तो आपको पहले ये चीजों को समझना होगा। अगर यहां से आप कंपैरिजन कर सकते हैं a बाय b बड़ा कि c बाय d बड़ा, उसके लिए भी आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है कि ad बड़ा कि bc बड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख लेता हूं 1 अनुपात 2 बड़ा है कि 3 अनुपात 4 बड़ा है, ये आपको फाइंड करने को बोल दिया गया। तो आप क्या करेंगे, फटाफट देखेंगे 1/2 और 3/4 में क्या रिलेशन है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो 4 को इधर भेजेंगे, 2 को यहां भेजेंगे, तो 2 यहां जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, 4 यहां जाएगा तो 4 बन जाएगा। अब आप बताइए क्या बड़ा।
6 बड़ा है, मतलब ये ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, 75%, ये 75% है और ये आधा है तो 50%। जाहिर सी बात है ये 50% वाला कम होगा, ये ज्यादा बड़ा होगा। ठीक, इस तरीके से आप अनुपातों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे यहां से। अब यहां से समझेंगे कि यहां पर कुछ कंपोजिशंस ऑफ रेशियो है। ठीक है, जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहां पर। देखिए कंपाउंड रेशियो, संयोजित अनुपात, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको दे दिया जाए a बटा b जो है एक अनुपात है, ठीक है, बोल दिया जाए कि c अनुपात d एक दूसरा अनुपात है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का कंपाउंड रेशियो क्या है, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देना, ac बाय bd जो होगा ये इसका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया? कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या है, दो अलग अलग अनुपात दिए, इसका कंपाउंडिंग करना है, कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो वैल्यू आएगा वो उसका कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं दूसरी बात कि डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्ग अनुपात क्या होता है। तो सपोज करिए हमें दिया हुआ है a अनुपात b, ये एक अनुपात है। ठीक है, इसका यदि आपको क्या चाहिए, अगर आपको वर्ग अनुपात चाहिए तो आप क्या करोगे, इसका a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर कर लेना, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर कर लेना, यही इसका वर्ग अनुपात या डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। घन अनुपात का मतलब क्या होता है, घनानुपात का मतलब होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका क्यूब कर लेना, दोनों तरफ घन ले लेना, जो वैल्यू आएगा ये इसका घन दे देगा। ठीक है, a क्यूब अनुपात b क्यूब। क्लियर? अब यहां से सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात यानी कि देखिए, यदि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर रूट ऑफ ए अनुपात स्क्वायर रूट ऑफ बी। इस तरीके से आप जो वैल्यू रखेंगे यही आपका सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूलानुपात हो जाएगा। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट अनुपात अगर पूछ लिया जाए तो यहां से जैसे ही सब लिख गया, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यों होता था, तो सब ट्रिप्लीकेट अगर निकालना है इसका मतलब घन मूलानुपात, मतलब इसका घन मूल निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे ए का, अनुपात क्यूब रूट निकाल लेंगे बी का। ठीक, तो अगर प्रश्न में आपको कोई अनुपात दे दिया गया और बोला गया कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बनाओ या ट्रिप्लीकेट या सब डुप्लीकेट रेशियो बनाओ, तो कैसे निकालना है? ठीक है, डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर कर देना, ट्रिप्लीकेट के लिए क्यूब कर देना, सब डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर रूट और सब ट्रिप्लीकेट के लिए क्यूब रूट निकाल लेना इस रेशियो का, तो वैल्यूज जो आएंगे वही होंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल देखते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ, ये आपके प्रीवियस ईयर का सवाल दिया हुआ लिया है मैंने स्टार्टिंग में, जो कि यहां पर 2 मार्क्स का। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावनाएं रखती है। जब आपको यहां पर दिया है इस प्रकार से, तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई के मेथड से। के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न एक एग्जाम में पूछा गया था, पिछले साल वाले एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछा गया था 2 मार्क्स का। कैसे इसको उत्तर देना है, अगर आप हिंदी में दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे ऊपर सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन यहां आपको लिखना होगा। और यदि आप हिंदी में इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्या करना होगा, हल लिखना होगा। ठीक, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि यहां a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2:3:4 दिया है, तो आप क्या करेंगे, गिवन दैट, या हिंदी में आप दे रहे हैं तो यहां पर आप लिखेंगे दिया गया है। ठीक, हिंदी में यदि आप लिख रहे हैं तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, दिया गया है। अब यहां से दिया गया है क्या कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है, तो 2:3:4 ये दिया हुआ है। ठीक, तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 इज इक्वल टू के। यहां पर आप लिखेंगे से, हिंदी वाले अगर आप इंग्लिश में है तो से लिखेंगे, या फिर यहां पर अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो से लिखेंगे, हिंदी वाले हैं तो ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, जैसे ही आप इसको मान लेंगे, इससे क्या होगा, आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा, और a का वैल्यू हो जाएगा भाई 2k। ठीक, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3k, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4k हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक, अब आपको जो फाइंड करना था उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लीजिए। ठीक, आपको क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था, तो आप लिखेंगे देन द वैल्यू ऑफ, यानी कि तो आप लिखेंगे तो इसका मान जो है, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 3a/5b। ठीक है, अनुपात यहां पर आ जाएगा 5b
बाय 3C, ठीक, और अनुपात में आ जाएगा 5C/2A, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप यहां पर इसको डाल देंगे। जैसे A के जगह पे जो है वो यहां पर 2K आएगा, 5C के जगह पे क्या आ जाएगा, तो यहां पर 4K आ जाएगा, B के जगह पे क्या आएगा, तो 3K आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यूज को, ठीक। तो जगह की कमी है, मैं यहां से लिखना चालू करता हूं। तो इसका मान हो जाएगा, इसका मान आप यहां से इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। आगे लिखेंगे तो 3A आएगा, 3A का मतलब ये आएगा, तो 3 × 2 करोगे तो 6K बन जाएगा, ठीक। डिवाइडेड बाय 5B है, B की जगह पे क्या आएगा, तो 3 आएगा, ठीक। 3 अगर डालोगे B की जगह पे तो यहां पर बन जाएगा 15K। अनुपात की बात करें तो 5B है फिर से, तो 5B का मतलब यहां पर ये 3 जाएगा तो 15K बनेगा, ठीक है। और C है यहां पर 3C है, 3C का मतलब हो गया यहां पर 3C, इसके जगह पे 4 आएगा तो यहां पर बन जाएगा 12K। अनुपात में इसके बाद फिर 5C है, तो 5C में 4K जाएगा तो मतलब 20K बन जाएगा। और इसके बाद लास्ट में वैल्यू 2A है, तो 2A का मतलब हो जाएगा यहां पर 2 डालोगे तो बन जाएगा 4K, ठीक। अब देखिए इसको यहां से अब सॉल्व करेंगे तो बस आप यहां से रेशियोज, इसको K और K कट गया, K कट गया, K कट गया। 3 से काटोगे तो ऊपर 2 नीचे 5 आ रहा है, इसको 3 से काटोगे तो ऊपर 5 नीचे 4 आ रहा है, 4 से काटोगे तो ऊपर 5 आ रहा है, मतलब इसका जो अनुपात है बन गया 2/5, ठीक है। अनुपात 5/4, अनुपात 5 यही आ रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसके हरों में क्या चल रहा है, हरों का आपको लेना होगा लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। हरों का लघुत्तम समापवर्ती। एक बच्चे ने क्या किया था, जिसका आंसर शीट मैंने देखा है, उसमें उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने यहां पर इधर पे लाकर रोक दिया। तो एग्जामिनर जब करेक्ट किया तो उसने 1.5 नंबर दे दिए, यहां पर लाकर उसके आंसर्स को उसने रोक दिया, बोला कि ये तो 1.5 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल 2 मार्क्स का प्रश्न है तो 1.5 मार्क्स क्यों। तो यहां पर उसने लिखा था कि सिंप्लीफाई फर्दर, एग्जामिनर ने यहां क्या लिखा है, सिंप्लीफाई फर्दर, सिंप्लीफाई फर्दर करके एग्जामिनर ने लिख लिया और इसको टिक करके 1.5 मार्क्स ही दिया। तो अब समझिए यहां पर, यानी कि ये जो सवाल है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो कभी भी हम इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। ये 5 और 4 आपको दिखाई दे रहा है, 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 20, ठीक। हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि प्रत्येक पद को यहां पर हम हरों के लसा से गुणा करेंगे और इज इक्वल टू 20, क्योंकि 4 और यहां पर 5 दिखाई दे रहा है तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 20 से तीनों मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 20 से तीनों मल्टीप्लाई हो गया, 4 काटेगा इसको 5 बार और ये 5 काटेगा इसको 4 बार, तो ये बन गया भाई 8:25:100, ठीक। तो आंसर आप एक फिनिशिंग आंसर लास्ट में लिख सकते हैं उत्तर कि यहां 8:25:100। क्लियर है। के मेथड क्या होता है समझ में आया। के मेथड में आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना है, इक्वल टू के कर देना है, सारे वेरिएबल्स के टर्म्स में आ जाएंगे, उस वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर देना तो सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, ठीक। अब देखिए जैसे ये वाला एक्सप्रेशन यहां पे दिया हुआ है कि A अनुपात B जो है 3:4 है। बहुत सिंपली से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सरलता के तहत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। क्या दिया है, गिवन, हिंदी वाले हैं तो लिखेंगे, दिया है कि A अनुपात B क्या है, तो 3:4 है। कहने का मतलब A/3 जो है ये B/4 है, इज इक्वल टू K, इसको हम मान लेते हैं, ठीक। तो आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, 2A + 3B। अच्छा ठीक है, इसके बाद एक स्टेप और आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि A बराबर है भाई 3K और B बराबर क्या है, तो 4K, ठीक। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे हमको जो फाइंड करना था वो वैल्यू क्या है। हमको जो फाइंड करना है वो है 2A + 3B डिवाइडेड बाय 3A + 4B। इसके बाद आप एक स्टेटमेंट डाल देना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B इन टर्म्स ऑफ K, यानी A और B का हम यहां पर मान डालेंगे K के टर्म्स में, ठीक है। तो A का मान क्या है, तो आपका जवाब होगा 3K, तो यहां पर 3K आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6K। प्लस B का मान क्या है, तो 4K, तो 3 × 4K करोगे तो 12K आ जाएगा। क्लियर। डिवाइडेड बाय, यहां 3 है फिर से, तो A की जगह पे 3K डालोगे तो यहां पर आ जाएगा 9K
और यहाँ 4 के डालोगे तो 16 के आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आ रहा है, ऊपर वाला 6 + 12 हो जाएगा 18 के, नीचे वाला 9 + 16 हो जाएगा 25 के। दोनों के को काटने पर आंसर जो आ रहा है वो है 18/25। यहां तक क्लियर है? इसको लास्ट में एक फिनिशिंग आंसर करके आप 18/25 यहां पर उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अनुपात के इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर volume of 30 liter, the ratio of milk and water is 7:3. Find the quantity of water to be added in the mixture so that the ratio of milk and water become 1:2. ठीक है, 4 मार्क का इस तरीके का प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। रेशियो से दूध और पानी के 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि कि इसमें बोला गया कितने पानी और मिलाना जाना चाहिए कि यहां पर दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हल। ठीक, अब देखिए क्या सॉल्व करना है हमें यहां बताया गया है कि पहले जो यहां पर 30 लीटर था वो 7:3 में बटा हुआ था। इस मिश्रण में पानी और कितना मिलाना जाना चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम मान लेते हैं कि गिवन कंडीशंस आपको लिखना होगा। गिवन दैट, हिंदी वाले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो अब यहां से अब लिखेंगे दिया गया है कि यहां से कि प्रारंभ में मिश्रण की जो टोटल क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 30 लीटर। यहां पर आप क्या लिखेंगे? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 30 लीटर्स। यानी प्रारंभ में मिश्रण का पूरा जो संख्या है, ठीक है, पूरा मात्रा जो है वो है कितनी? मतलब आप लिखेंगे प्रारंभ में, ठीक है, मिश्रण का मात्रा, मिश्रण की मात्रा। हिंदी वाले ये स्टेटमेंट लिखेंगे प्रारंभ में मिश्रण की क्या मात्रा है? मिश्रण की मात्रा कितनी है? तो आप फिर से यहां पर 30 लीटर लिखेंगे जो कि यहां पर लिखा हुआ है। तो आप या तो इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे। ठीक, तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी है? वो है 30 लीटर। अब इसी में आप एक दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं हिंदी वाला हटा देता हूं, यहां से इंग्लिश में लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर यह भी दिया है कि इनिशियल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं M1:W1 बराबर कितना है? 7:3। ठीक, ये दूसरा कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, यानी कि प्रारंभ में आप लिखेंगे दूध और पानी का अनुपात, प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात जो है वो आप लिखेंगे। यानी प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में, ठीक, दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, ये आपको लिखना होगा हिंदी वालों को। क्लियर? दूध और पानी का अनुपात जो है M1:W1 बराबर 7:3 लिखोगे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, अब देखिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि M1/7 जो है ये बराबर हो जाएगा W1/3 बराबर, इसको ले लेते हैं x। मतलब M1 का मान क्या है? M1 का मान है 7x और W1 का मान है 3x। ठीक, मतलब कि अब ये हमको समझ में आया कि प्रारंभ में जो है टोटल क्वांटिटी इतना था। तो आप लिख सकते हैं टोटल मिक्सचर बराबर हो जाएगा 7x + 3x। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्लस वाटर होगा। ठीक, या फिर आप एक और लिख सकते हैं टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मिल्क प्लस टोटल वाटर। तो ये हो जाएगा भाई, आपके पास 7x मिल्क है प्लस 3x पानी है, दोनों को जोड़ा तो 10x आया, बराबर कितना है? तो 30 लीटर है। मतलब x का मान आ गया, x का मान क्या है? तो 3 लीटर है। इसका मतलब प्रारंभ में हमारे पास जो दूध है M1 का मान आ जाएगा, क्योंकि M1 का मान यहां पर था 7x, तो 7 × 3 करोगे, 7 × 3 कितना हो गया? 21 लीटर। और आपके पास W1 का मान आ जाएगा, क्योंकि आपके पास वाटर जो है वो 3x है, तो 3x की जगह पे 3 लिखोगे तो आ जाएगा 3 × 3 यानी कि 9।
9 लीटर्स। क्या यहां तक आप सहमत है मेरी बातों से? तो आपके पास यहां पर मिल्क का इनिशियल क्वांटिटी आ गया, वाटर का इनिशियल क्वांटिटी आ गया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जो फाइंड करना है वो समझिए। ठीक है, नाउ इसके बाद दिया हुआ है कि आपको यहां पर पानी कितना मिलाना है कि यहां पर अनुपात जो है वो मिल्क और वाटर का इतना हो जाए। ठीक है, तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट y लीटर्स ऑफ वाटर be added to make the ratio of milk and water M2 ratio W2 equal to 2:1। ठीक, इज इक्वल टू 2:1, सॉरी 1:2 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, 1:2 में आपको मिलाना है। तो अब यहां पर क्या दिया, पानी कितना मिलाना चाहिए, तो हम यहां पर y लीटर्स मान लेते हैं कि y लीटर्स पानी मिलाने पर जो है आपका अनुपात इतना हो जाएगा 1:2 का। अब आप खुद बताइए कि M2 कितना होगा, पानी तो पहले जितना था उतना का उतना ही रहेगा, इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू 21 लीटर्स आएगा। लेकिन वाटर 2 की मैं बात करूं तो पहले हमारे पास पानी था 9 लीटर्स, प्लस इसमें पानी जो बढ़ जाएगा इतना बढ़ जाएगा, y इतना लीटर बढ़ जाएगा। अब आपको दिया हुआ है कि M2 बाय W2 जो है, M2 बाय W2 जो है ये 1/2 है कि नहीं है? बस यहां पर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए कि ये 21 है और ये 9 प्लस y। तो अगर मैं M2 की जगह 21 डालूं, इसके जगह डाल दूं 9 प्लस y, तो वैल्यू आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करना है, बस यहां सॉल्व करिए, 2 यहां पर आ जाएगा, तो 9 प्लस y का वैल्यू आ रहा है 42, मतलब y हो जाएगा भाई 42 माइनस 9 यानी कि 33 लीटर्स। क्लियर? तो लास्ट में आप एक फिनिशिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इसमें 33 लीटर पानी मिलाना है कि अनुपात जो है वो यहां पर 1:2 हो जाएगा। यदि आप हिंदी में उत्तर दे रहे हैं तो यहां से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां तक तो मैंने बता ही दिया था। इसके बाद आपको क्या लिखना था कि पूर्ण मिश्रण में पूर्ण जो संख्या है, यानी मिश्रण की मात्रा हो जाएगी दूध की मात्रा प्लस पानी की मात्रा, तो 7x प्लस 3x टोटल करोगे 10x बराबर इतना हो जाएगा, जिससे x का मान आ गया, मतलब दूध है किस लीटर, पानी है 9 लीटर। यहां तक हो गया। इसके बाद हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि y लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 होता है, M2 W2 का अनुपात 1:2 है। यहां से फिर आप M2 बराबर M1 बराबर 21 लिखोगे, लेकिन वाटर जो है वो चेंज हो गया है, इसमें आपने y जोड़ा तो पहले 9 लीटर था, इसमें y जोड़ोगे 9 प्लस y होगा। और आप जानते हैं कि M2 और W2 का अनुपात 1:2 है। इस तरीके से आप यहां पर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the number of balls in X to Y is 2:3. 5 balls are taken out from bag Y and are dropped in X. The number of balls are equal in each bag now. Find the number of balls in each bag now. तो देखिए दिया क्या हुआ है कि बैग X और बैग Y में जो है अनुपात जो है संख्या, मतलब कि उसमें गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 है। बैग Y से 5 गेंद निकालकर हम बैग X में डाल देते हैं, तो बोला है कि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या जो है समान है, तो प्रत्येक बैग में गेंद की संख्या क्या है। ठीक, तो यहां से आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, और हल में क्या है कि यहां पर आपको दिया है गिवन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग X एंड Y। बैग X एंड Y ये कितना दिया हुआ है, X अनुपात Y जो है, X अनुपात Y जो है ये कितना है, 2:3 है। ठीक, 2:3। ठीक, चलिए अब इससे आपको हिंदी वालों को क्या लिखना है, यहां पर आप लिखेंगे हल, यहां लिखेंगे दिया गया है कि बैग X और बैग Y में गेंदों की संख्या का अनुपात जो है वो 2:3 है। क्लियर हो गया? हिंदी वालों को क्या लिखना है, बैग X और बैग Y में गेंदों की संख्या का अनुपात क्या है, 2:3 है, 2:3 है। तो बैग X और बैग Y में आप क्या लिखेंगे, बैग X, हिंदी वाले लिखेंगे दिया गया है, यहां से आपको लिखना होगा बैग X। ठीक है, बैग X और बैग Y में गेंदों की संख्याओं का
संख्याओं का अनुपात, ठीक, अनुपात, ठीक है, कितना है, तो यहां पे फिर से x अनुपात y लिख लेंगे 2:3, ठीक, इतना आपको लिखना है हिंदी वालों को, ठीक, आशा करता हूं आपने ये नोट डाउन किया होगा। अभी मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं, जगह कम है, तो यहां से x अनुपात y जो है कितना आ गया आपके पास, x/2 बराबर है y/3 बराबर है k, इसको हम क्या करेंगे यहां पर से लिख लेंगे, या आप लिखेंगे मान लिया गया है, ठीक, इसका मतलब x में कितना गेंद है तो 2k है, और y में कितना गेंद है तो 3k है, 3k है, ठीक है। तो अब यहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे इतना लिखने के बाद कि अब जब y से हम 5 गेंद निकालकर x में डाल देते हैं, ठीक है, यहां से आप लिखेंगे when 5 balls are taken from bag y and put in bag x, ठीक, तो ये इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, ठीक, then number of balls in bag y, इसको आप लिखेंगे क्या, इसको आप लिख देंगे y2 बराबर हो जाएगा 3k माइनस का 5, और साथ में आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग x, ठीक है, बैग x का वैल्यू आप लिख सकते हैं यहां पर x2, ठीक है, x2 जो कि हो जाएगा 2k प्लस 5। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है, क्योंकि पहले बैग y में 3k बॉल्स थे जिसमें से आपने 5 बॉल निकाल दिया तो 5 बॉल कम हो गए, पहले बैग x में 2x बॉल्स थे जिसमें आपने 5 बॉल ऐड किया तो ये 2k प्लस 5 बॉल्स हो गए। सवाल में दिया हुआ है, दूसरी बात ये दी हुई है कि x2 इज इक्वल टू y2, ये गिवन है, ठीक। चलिए हिंदी वालों का थोड़ा सा यहां पर मैं बता देता हूं कि यहां से आपको, यहां तक तो मैंने बता दिया था, यहां से आप क्या लिखेंगे, जब, ठीक है, बैग y से 5 बॉल को निकालकर बैग x में डाला जाता है, क्या लिखेंगे, बैग y से 5 गेंदों को निकालकर बैग x में डाला जाता है, तब बैग y में गेंदों की संख्या जो है, बैग y में गेंदों की संख्या जो है प्रारंभ में जितनी थी 3k, ये y2 बराबर हो जाएगा 3k माइनस का 5 क्योंकि 5 बॉल निकल गया, और बैग x में जो गेंदों की संख्या होगी प्रारंभ में जो थी 2k प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या दिया है कि x2 बराबर y2 बराबर, मतलब ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो यहां से आप इस चीज को ऐसा नोट कर सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हो गए, ठीक, अगर ये दोनों बराबर हो गए मतलब कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 3k माइनस 5 बराबर हो जाएगा 2k प्लस 5, करेक्ट। तो अगर मैं 2 को इधर ले आऊं तो आ जाएगा 3k माइनस 2k, 5 को दूसरे तरफ ले जाऊं तो 5 प्लस 5 आ जाएगा, मतलब k बराबर कितना हो गया तो 10 हो गया, k बराबर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक। अब इससे ये समझ में आता है कि y2 का मान कितना है और x2 का मान कितना है, क्योंकि y2 का मान क्या था, y2 का मान सवाल में दिया था कि y2 का मान है 3k माइनस 5, तो इसकी जगह डाल दोगे 30 माइनस 5 मतलब कितना, तो 25 गेंद है y2 सेकेंड वाले गेंद में, अभी सेकेंड वाले बैग में अभी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले वाले बैग में कितना गेंद है, x2 का मान पूछा जाए तो ये हो जाएगा भाई 2k, k का मान 10 है तो 20 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 25, ठीक। अगर यहां पर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है कि आप यहां रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो आप इसको 1 और 2 ले सकते हैं, इसको 1 और 2 ले सकते हैं, और यहां पर आप लिखेंगे स्टेटमेंट यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k इन 1 एंड 2, ठीक, जिसमें 1 ये रहेगा, 2 ये वाला स्टेटमेंट रहेगा जो y वाला यहां पर लिखा हुआ था, ठीक। इस तरीके से आप यहां पर और अच्छा बना सकते हैं अपने आंसर को, और लिखेंगे कि अब लास्ट में कि अब निकालना क्या था, तो प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या ज्ञात करें, तो प्रत्येक बैग में कितनी है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग। नाउ तो प्रत्येक गेंद, मतलब कि प्रत्येक बैग की अगर हम बात करें तो 25-25 गेंद है, ठीक है, तो यहां पर भी 25 है, यहां पर भी 25 है, तो आप आंसर कर देंगे each bag has 25 balls now,
ठीक, अब हिंदी वालों को समझा देता हूं मैं एक बार कि मैंने यहां से क्या किया। यहां से हमने बस इसको सॉल्व किया कि x2 बराबर y2 था, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। k को दूसरे तरफ ले गए तो k बराबर 10 आ गया। y2 क्या है कि अब बैग में कितनी, यानी बैग y में कितनी संख्या है, तो 30 माइनस 5 जो कि 25 है। x2 यानी कि अब बैग x में कितनी संख्या है, तो 20 प्लस 5 यानी कि 25। और सवाल यह पूछ रहा था कि प्रत्येक बैग में अब कितनी गेंद है, तो प्रत्येक बैग में 25 गेंद x में भी है, 25 गेंद y में भी है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रपोर्शन समझते हैं, समानुपात का मतलब क्या होता है समझते हैं। ठीक, When two ratios are equal, they are said to be in proportion. जब दो अनुपात बराबर हो जाएं तो वे समानुपात ही कहलाते हैं। समानुपात में होते हैं जब दो रेशियो इक्वल हो गए। कहने का मतलब ये, अगर a अनुपात b बराबर है c अनुपात d, तो हम कहेंगे a b c d प्रोपोर्शन में है, a is to b is in proportion with c is to d। इस तरीके से इसको निरूपित किया जाता है, या a by b बराबर c by d है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जिसमें a को फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी प्रथमानुपाती कहते हैं, बी को कहते हैं सेकेंड प्रोपोर्शन, द्वित अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा, इस तरीके से इसका नाम है। ठीक, अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन है, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसके ऊपर सवाल आपके एग्जाम में पहले भी आए हैं, आगे भी आने की संभावना रखते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि जैसे कि x y z कुछ इस तीन संख्याएं हैं, सच दैट x बाय y बराबर y बाय z है। ठीक, x बाय y बराबर y बाय z है, देन y इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x एंड z। ठीक, y इज द मीन प्रोपोर्शन, यानी कि y क्या है, तो x z का मध्यानुपाती कहलाता है, जिसमें कि फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि y बराबर है x z का स्क्वायर रूट। क्योंकि देखिए आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ना, x z के बीच में y आता है, मतलब हमने क्या किया, x बाय वाई बराबर y बाय जेड है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात यहां से दिख रहा है, व्हेन थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड आर सच दैट, यदि तीन संख्या एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि एक्स बाय वाई बराबर वाई बाय जेड है। ठीक, इसमें जो जेड होता है इसको तृतीय अनुपाती कहते हैं, यानी कि तृतीय समानुपात भी कहते हैं या थर्ड प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ठीक, तो जेड इज कॉल्ड दी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब अब ये जो जेड के ऊपर प्रश्न आ गया, एक्स और वाई का तृतीय अनुपाती कहलाता है। तो सवाल में आपको दिया जाए एक्स वाई, बोले कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करो या तृतीय समानुपात भी ज्ञात करो, तो दोनों का एक ही मतलब है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, ऐसे हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं x बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय जेड, जिससे कि z का वैल्यू हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, x नीचे हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इसका मान हो जाएगा z का। क्लियर। सवाल आया है आपके एग्जाम में तृतीय समानुपात के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ABCD चार संख्या है, ABCD आर सच दैट, यदि चार संख्या ABCD इस प्रकार है कि, ठीक, A बाय बी बराबर C बाय डी है, तो ये जो चौथा नंबर D होता है, D जो है, D को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन ABCD का। D है ABC का चतुर्थ अनुपाती या चतुर्थ समानुपात, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप बस इसको रीअरेंज करिए, क्योंकि AB यहाँ पे B यहाँ चला जाएगा तो BC आ जाएगा, A यहाँ जाएगा तो BC बाय A जो है ये हो जाएगा चतुर्थ अनुपात। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया D का मान। चलिए एक सवाल जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक, 2 मार्क्स का, कैसे सॉल्व करना है, आंसर कैसे लिखना है। यहां दिया है 8xy एंड 4xy स्क्वायर का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8xy एंड 4x स्क्वायर y। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8xy and 4x square y b t। ठीक है, तो हम यहां से अगर आप हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि 8xy और 4x स्क्वायर y का तृतीय समानुपाती या तृतीय अनुपाती भी आप लिख सकते हैं, बात एक ही है, तृतीय अनुपाती
ठीक है, क्या है तो टी है, एक वेरिएबल मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक है, जेड भी आप ले सकते हैं। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा, इसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना है। अगर ये ऐसा है तो आप जानते हैं कि तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है। तो अब मैं हिंदी वाले स्टेटमेंट को हटा देता हूं, ठीक। यहां से आपको बस आप डायरेक्टली लिख लेना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है 8xy डिवाइडेड बाय 4x² y इज इक्वल टू 4x² y डिवाइडेड बाय टी। यहां तक क्लियर है चीजें? चलिए इसको सॉल्व करिए। मतलब देखिए यहां से आपका जो है ना 4 जो है इसको काटेगा 2 बार, ठीक। एक x को ये वाला x काट देगा और एक y को ये वाला y काट देगा। मतलब t का मान डायरेक्टली ये 2 जो है इस 4 को काट देगा 2 बार। मतलब 2 इंटू x² y आ गया। ये एक x बचा हुआ है जो दूसरे तरफ जाएगा तो x से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2x³ y जो है इसका थर्ड प्रोपोर्शन बन जाएगा। क्लियर है यहां तक बातें? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां से कुछ हमको थ्योरम्स याद रखने हैं। इन थ्योरम्स को आप एज इट इज याद रखेंगे, क्योंकि जब भी आप सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड, तो ये ऑपरेशंस जब भी आप लगाते हैं तो वहां आपको ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी है, स्टेप मार्किंग होता है इन सभी चीजों का। इन्वर्टेंडो यानी व्युत्क्रमानुपात नियम, इसका मतलब है अगर ABCD जो है ये 4 नंबर्स है जो कि प्रोपोर्शन में है तो ये सही होता है। इन्वर्टेंडो का मतलब आप देख पा रहे होंगे B और A अलग अलग हो गए, आगे पीछे, CD जहां थे ये आगे पीछे हो गए, क्योंकि देखिए A/B बराबर C/D होता है। इसका व्युत्क्रम लेने का मतलब है घात में -1 कर देना, और घात में -1 दोनों तरफ करोगे तो B/A इक्वल टू D/C होता है, ठीक। तो अगर व्युत्क्रमानुपाती नियम लगाना है, व्युत्क्रमानुपात नियम लगाना है तो सिंपल है कि A/B बराबर C/D था तो B/A बराबर D/C भी होगा। मतलब ये इसका व्युत्क्रमानुपात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो मतलब एकांतर अनुपात। ABCD है, 4 संख्याएं हैं, यदि ABCD है तो ऑल्टरनेंडो का मतलब आप B और C को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा। क्योंकि देखिए ABCD का मतलब क्या है, A/B बराबर C/D है। क्या मैं इस B को यहां भेज के C को यहां भेज सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर भेज ही सकते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल मैथ्स है। यहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे तो दूसरी तरफ डिवाइड होता है, यहां डिवाइड होता है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होता है। मतलब A/C बराबर B/D, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और आप देख रहे हैं यही आपका रूल जो है ऑल्टरनेंडो यानी एकांतर अनुपात नियम कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या है? +1 करना। अगर A अनुपात B बराबर C अनुपात D दिया है तो A+B अनुपात D जो है C+D अनुपात D होता है। तो योग अनुपात कहलाता है, योगानुपात। कैसे आया? तो देखिए इसका मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है A/B बराबर C/D। यदि मैं इसमें भी +1 कर दूं, इसमें भी +1 कर दूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा? आप कहेंगे सर यहां तो एलसीएम हो जाएगा B, तो ऊपर आ जाएगा A+B, दूसरा तरफ एलसीएम हो जाएगा D, तो ऊपर आ जाएगा C+D। क्या आप यहां से सहमत है कि A+B अनुपात B बराबर है C+D अनुपात D? सहमत है आप मेरी बात से? ठीक। तो ये हो जाएगा आपका योगानुपात नियम यानी कि कॉम्पोनेंडो, ठीक है। डिविडेंडो। इसके बाद आएंगे हम अंतरानुपात। अंतरानुपात का मतलब सिंपल, आप दोनों तरफ -1 करिए। मतलब ये दिया है, मतलब A/B इज इक्वल टू C/D दिया है, तो मैं क्या करूंगा? -1 करूंगा। एलसीएम यहाँ पे लोगे B आएगा, ऊपर A-B आएगा। यहां पे एलसीएम D लोगे तो यहां पर C-D आएगा। क्लियर? इस चीज को आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहां पर वही है A-B अनुपात B इज इक्वल टू C-D अनुपात D। ठीक। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, योगांतर अनुपात। यानी योग भी हो रहा है और अंतर भी हो रहा है। योग और अंतर का संधि करने पर योगांतर बनेगा, योगांतर अनुपात नियम। आप देख पा रहे हैं यहां पर A अनुपात B इज इक्वल टू C अनुपात D है, तो A+B अनुपात A-B बराबर C+D इंटू C-D। कैसे आया? अगर ये दिया है, इसका मतलब होता है A/B बराबर C/D है। यदि मैं कॉम्पोनेंटो लगाऊं तो आएगा A+B/B इज इक्वल टू C+D/D, करेक्ट। यदि मैं इसमें डिविडेंडो लगाऊं तो इसके जगह आएगा A-B/B बराबर है C-D/D, करेक्ट। यदि मैं इसको बांट दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, B से B कट जाएगा, D से D कट जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा A+B/A-B बराबर है C+D/C-D। यहां तक क्लियर है चीजें? यही है आपका योगांतर नियम यानी कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ गई? ठीक। चलिए नेक्स्ट यहां से हमको पढ़ना है कुछ क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के, तो उसको कैसे हल करें। दिया हुआ है 21, 20
यानी 22, 60 और 64 में प्रत्येक में x घटाया जाता है। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात है। तो आपको बताना है x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच का मध्यानुपात क्या है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। When x is subtracted from 21, 22, 60, 64, the numbers so obtained are in the order of are in proportion. ठीक है, what is the mean proportion between x plus 1 and 7x plus 8? ठीक, सॉल्यूशन क्या दिया है भाई, उसको आप सॉल्व करना चालू करेंगे, हल। ठीक, तो आप यहां से लिखेंगे लेट x बी अ नंबर, लेट्स x बी अ नंबर such that 21 minus x, 22 minus x, 60 minus x and 64 minus x are in proportion, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे ऊपर, और इसके बाद अगला स्टेटमेंट आपका ये रहेगा, क्योंकि दिया है इन सब में से प्रत्येक में से x को घटाया जाता है ताकि जो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती है। ठीक, तो यहां से, या फिर आप इसको ऐसे भी नहीं लिखना है, इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक, तो आप यहां पर इसको गिवन कंडीशन में लिखेंगे क्योंकि यहां ऑलरेडी गिवन था, तो गिवन करके आप लिखेंगे कि 21 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स और 64 माइनस एक्स आर इन प्रोपोर्शन। यहां हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, इस तरीके से आप लिखेंगे, और इसके बाद मेंशन कर देंगे कि ये सब जो है समानुपात है, समानुपात में। ठीक है, ये आप हिंदी वाले लिखेंगे, आर इन प्रोपोर्शन की जगह समानुपात में है, ये आपको यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक, तो इसके बाद आप अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब होता है कि 21 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 22 माइनस एक्स बराबर हो जाता है 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 64 माइनस एक्स। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे। ठीक, इसके बाद क्या लिखना, अप्लाइंग डिविडेंडो, अप्लाइंग डिविडेंडो लिख लेना इसके बाद। ठीक है, डिविडेंडो, डिविडेंडो मतलब, ठीक है, अंतर अनुपात आप लगाएंगे यहां पर। ठीक है, अंतर अनुपात आपको यहां पर लगाना है। ठीक है, अंतर अनुपात से, अंतरानुपात, ठीक है, से इस तरीके से आप लिखेंगे, हिंदी वाले हैं तो यहां दोनों में आप माइनस करेंगे, यहां भी -1 यहां भी -1। ठीक, तो दोनों में आप क्या करेंगे, -1 कर देंगे। -1 करने पर समझ में आता है कि यहां जो वैल्यू है ये बन जाएगा 21 माइनस एक्स माइनस का 22 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां आ जाएगा 22 माइनस एक्स, नीचे यहां पर आ जाएगा 22 माइनस एक्स, और दूसरे तरफ आ जाएगा 60 माइनस एक्स माइनस ऑफ 64 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 64 माइनस एक्स। यहां तक आप सहमत है मेरी बातों से? तो देखिए, इसको बस सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे एक्स का मान आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पर देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, एक्स से एक्स कट जाएगा, -1 आएगा ऊपर, -1 डिवाइडेड बाय 22 माइनस एक्स, यहां माइनस एक्स कट जाएगा, और ये 60 माइनस 64 करने पर -4 आ रहा है डिवाइडेड बाय 64 माइनस एक्स। ठीक है, 64 माइनस एक्स। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आप देख पा रहे हैं यहां भी माइनस, दोनों कट जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक, इसको दूसरे तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इधर आ जाएगा 64 माइनस एक्स, और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 88 माइनस ऑफ 4x। 4x जैसे यहां पे आएगा तो 4x माइनस एक्स 3x होता है, इज इक्वल टू 88 माइनस 64 आएगा। ठीक, तो 88 माइनस 64 कितना होता है, यहां पर आपका 8 में से 4 गया तो बचा 4, 8 में से 6 गया तो बचा 2, तो x का मान जो है ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना, तो 8। x का मान हमने निकाल दिया 8। ठीक, सवाल खत्म नहीं हुआ, यहां पर रुक जाओगे तो आपको थोड़ा काम मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके का सवाल आ रहा है 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप रुक गए तो आपका मार्क्स कम हो सकता है। आपको यहां पर x प्लस 1 और 7x माइनस प्लस 8 का आपको क्या निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन। ठीक, तो इसके बाद आप लिखेंगे कि x प्लस 1 का मान जो है, x प्लस 1 का मान कितना है, तो x प्लस 1 हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी कि 9, और 7x प्लस 8 क्या है, तो इसके जगह पे 8 डालोगे तो बन जाएगा 56 प्लस 8,
जो कि हो जाएगा 64। ठीक है, तो अब आपको यही निकालना था मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन किसका किसका, ठीक है, ऑफ 9 एंड 64। ठीक है, आपको क्या निकालना है भाई, मध्य अनुपात निकालना है। तो आप यहां हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 9 और 64 का मध्य अनुपात निकालना है आपको, मध्यानुपाती आपको निकालना है। ठीक, तो बताइए भाई इसका वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला याद है 9 इंटू 64। ठीक, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 3 गुने 8 करोगे तो यहां पर 24 आएगा। लास्ट में एक फिनिशिंग आंसर दे देना कि रिक्वायर्ड उत्तर जो है यह है 24। ठीक है, तो 4 मार्क्स से 8 मार्क्स तक का प्रश्न ये बन सकता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का है आप यहां पर वर्ड्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा प्रॉपर सॉल्यूशन इसका किस तरीके से करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर, आपको यहां पर जो दिया हुआ है ये फिर से एक बार आपके 4 मार्क्स का सवाल है और ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। देखिए यहां पर इस एक्सप्रेशन को देखिए, 2x प्लस 3 है डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 है। क्या ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जैसा दिख रहा है आपको? ठीक है, और इसको भी यदि आप देखेंगे तो 2x प्लस 3 भी और 2x माइनस 3 भी है। गिवन कंडीशन ये था। ठीक, चलिए अब अगर ये यदि मुझे ये चीज प्रूफ करना है कि ये बराबर 2 है तो देखते हैं कैसे इसको प्रूफ किया जाए। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे हिंदी वाले, इसके बाद क्या करेंगे, दिया गया है ठीक है, दिया गया है कि क्या दिया गया है कि x बराबर है 3ab बाय a प्लस बी। ठीक है, 3ab बाय a प्लस बी। तो यहां से कुछ चीजें अब सोचिए कि हम लिखें तो क्या लिखें। सबसे पहली बात, इसको मैं मान लेता हूं 1। ठीक, इसको मैं मान लेता हूं 1। अब देखिए इस 1 में से मैं 3a नीचे ले आता हूं, x बाय 3 आएगा इज इक्वल टू b बाय a प्लस बी। ठीक, अब इसमें क्या कर देना, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक, बोथ साइड्स कैसे, देखिए 2 मल्टीप्लाई करोगे यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि एक बार मुझे 2x बाय 3a मिल गया और 2x बाय 3a मिल गया तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। ठीक, तो इसके बाद एक स्टेटमेंट आप लिख लेना। ठीक है, यहां हिंदी वाले हो तो क्या लिखोगे, दोनों तरफ आप 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या लिखना है, योगांतर अनुपात से। इसके बाद क्या लिखेंगे, योगांतर अनुपात से, योगांतरानुपात। ठीक है, योगांतर अनुपात लगाओगे तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 3 है डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 है इक्वल टू 2b प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2b माइनस a माइनस a प्लस बी। ठीक, मतलब ये क्या हुआ, तो ये बन जाएगा 3b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो इसको मैं मान लेता हूं सेकेंड वाला वैल्यू, इसको मैं मान लेता हूं 2। ठीक, तो इसी प्रकार फ्रॉम 1 आप लिखेंगे, फ्रॉम 1। इसी 1 से मैं ऐसा भी कर सकता था कि ये जो 2b को यानी कि जो मैं 3a को नीचे ले गया, इसके जगह पे मैं 3b नीचे लेकर जाऊं तो आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 3b इज इक्वल टू a बाय a प्लस बी। करेक्ट, a बाय a प्लस बी। यहां तक सहमत है आप मेरी बात से? जैसे मैंने 3a को उठा के नीचे ले गया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 इंटू b को नीचे ले जा रहा हूं। इसमें फिर से आप लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, 2 से दोनों तरफ गुणा करोगे तो ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। ठीक, ये स्टेप लिख लेना। इसमें फिर से आप क्या लिखेंगे, योगांतर अनुपात से यानी कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से। जैसे ही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो बन जाएगा 2x प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3b और यहां वैल्यू आ जाएगा 2a प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a माइनस ऑफ a प्लस बी। करेक्ट, इसको यदि सॉल्व किया जाए तो ऊपर आ रहा है भाई 3a प्लस बी, नीचे आ रहा है a माइनस बी, a माइनस। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं। जैसे ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 आ गया। ठीक, यहां पर स्पेस कम है
नहीं तो आप यहां पर एक नया लाइन करके इसको हटाकर नए लाइन में क्या लिखेंगे, नए लाइन में डायरेक्टली लिखेंगे कि ये बराबर इतना है, और नए लाइन में फिर से आप एक बार लिखेंगे कि ये बराबर इतना है। ठीक, ये बराबर इतना है, इसको आपको नए लाइन में लिखना है। क्लियर? अब क्या करेंगे, एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3a डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3a, प्लस ये वाला वैल्यू आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कि है 2x प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3b। अब ऐड हो क्या रहा है, यहां से आपका आ रहा है 3b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, और यहां पे क्या आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर ये तो b माइनस a है, ये तो a माइनस b है और यहां पे b माइनस है। तो क्या मैं इसको रिवर्स करके ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 3a प्लस b डिवाइडेड बाय b माइनस a। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया? क्योंकि यहां b माइनस a है ना, a माइनस b है, इसको रिवर्स करोगे तो b माइनस a और ऊपर में माइनस आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया b माइनस a। ऊपर कितना है 3b प्लस a और माइनस का 3a माइनस का b होगा, तो ये बन जाएगा ओवरऑल, यहां से वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2b माइनस 2a आएगा। ठीक, और नीचे आ जाएगा b माइनस a। यदि मैं 2 को कॉमन निकालूं तो आ जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक, b माइनस a कट गया, मतलब ओवरऑल क्या आंसर आया, 2 आया। तो आप देखिए इसका मान जो है, इसका मान क्या है, इक्वल टू 2। तो आप एक लास्ट में फिनिशिंग आंसर ले सकते हैं कि 2x प्लस 3a डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3a प्लस 2x प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3b इज इक्वल टू 2। और आप यहां पे क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका रहेगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, या फिर सिद्ध हुआ, लास्ट में आप क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ, अगर आप हिंदी में आंसर कर रहे हैं तो। यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए एक आखिरी सवाल लूंगा मैं यहां पर। ठीक है, इसको समझिए यहां पर कि यहां पर अब जो आपको वैल्यू निकालना है, इसको या तो आप के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखा उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। के मेथड क्या होगा, देखिए इसको समझिए, के मेथड से मैं पहले बता देता हूं। के मेथड ये होगा कि b बाय ए बराबर जो है 0.7 में ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए, तो b बाय ए जो है हो जाएगा 7 बाय 10। या इसको आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप क्या लगाएंगे, ऑल्टरनेंडो, एकांतर अनुपात लगा लीजिए। ऑल्टरनेंडो लगाओगे तो b बाय 7 बराबर 10 a बाय 10 आएगा। ठीक है, b बाय 7 बराबर a बाय 10 होगा। इसको मैं ले लूंगा k, तो k का मान क्या हो गया, यानी a का मान क्या हो गया, a का मान हो जाएगा 10k और b का मान हो जाएगा 7k। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पर इसके जगह 10k और 7k डाल देना, इसकी जगह 10k और 7k डाल देना है, सॉल्व कर लेना, सिंपल सा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप यहां कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएं। ठीक, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। दूसरा तरीका, गिवन कि b बाय ए बराबर क्या है 0.7 विच इज इक्वल टू 7 बाय 10, ऐसा भी हम लिख सकते हैं सॉल्व करने पर। ठीक, इसके बाद क्या करना, इन्वर्टेंडो का मतलब व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात। ठीक, व्युत्क्रमानुपात लोगे तो यहां से उल्टा हो जाएगा, यानी a बाय b बराबर हो गया 10 बाय 7। करेक्ट। इसमें आप क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यानी योगांतर अनुपात इसके बाद लगाएंगे, या आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इंग्लिश वाले हो तो सी एंड डी लगाओगे, तो a प्लस बी बाय ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7, जो कि कितना हो गया 17 डिवाइडेड बाय 3, 17 डिवाइडेड बाय। एक बार और यहां से इन्वर्टेंडो लगा दो। इसमें इन्वर्टेंडो लगाने पर सीधा आ जाएगा कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी का जो मान है ये कितना है, तो ये है 3 बाय 17। तो यहां से जो फाइंड करना था उसमें इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो फाइंड करना है उसका वैल्यू क्या है, 3 बाय 17 प्लस 11 बाय 34, ये फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम यहां पर 34 आ जाएगा। ठीक, और ये 34 यहां से चला जाएगा तो ऊपर 17 है, तो 2 बार काटेगा 6 आ जाएगा। 6 प्लस 11 कितना होता है, 17 होता है। फिर से 17 बाय 34 करोगे तो आधा आ रहा है आंसर, या आप आंसर में 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन है लेकिन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। के मेथड भी यहाँ पे आपका फायदेमंद है, जिसमें हमने ऑल्टरनेंडो लगाया था
एकांतर अनुपात, उसके जरिए, या आप यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो और इन्वर्टेंडो को लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ। रेशियो प्रोपोर्शन हमारा यहाँ से कंप्लीट है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जो डील किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन डाउट्स में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आगे भी हमें काम आएगा जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल लेंगे, तो इसको पूरा देखकर ही आगे जाइएगा, क्योंकि वहां मैं डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ रिजल्ट्स यहां से डायरेक्टली यूज करूंगा। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।